हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो अकेला पाचन नहीं करती। हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ हमारे मूड को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी स्लीप को और कई ऐसे फैक्टर्स को रेगुलेट करती है। खुद से लेके एंटीबायोटिक कभी भी मत खाएं। एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं होती। सो एंटीबायोटिक्स ने अंदर आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन ख़त्म कर देनी है। एंटीबायोटिक को नहीं पता कि मैंने गुड मारना है, बैड मारना है, उसने सब कुछ मार देना। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हम अपने आप को हाइड्रेटेड अच्छा रखें। हम एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट खाएं। एटलीस्ट 5 सर्विंग्स फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सैलड्स की एक दिन में कंज्यूम करें। हमारी डाइट प्लांट बेस्ड डाइट से मूव कर रही है टूवर्ड्स जंक बेस्ड डाइट या नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रिडोमिनेंटली, जिसमें कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स बहुत कम हो रही हैं और सैलड्स बंद हो रहे हैं, फ्रूट्स बंद हो रहे हैं। सो इससे हमारा एक बायोम अपसेट होना शुरू हो जाता है। गट हेल्थ खराब है ये पता कैसे चलता है? बावल्स टाइम पे नहीं आते, पेट में ब्लोटिंग रहती है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में आज एक बार फिर हमारे साथ सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन ओमनी क्लिनिक्स चंडीगढ़ से डॉक्टर संदीप छटवाल जी मौजूद हैं। उनके साथ हमने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप उन्हें देख सकते हैं। बुखार के बाद जोड़ों में दर्द क्यों हो रहा, उसे लाखों लोगों ने देखा है, लाखों दर्शकों ने देखा है उस वीडियो को। अगर आपने अभी तक नहीं देखा आप देख सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स और नमक पर भी हमने वीडियो बनाया है उनके साथ, एक बार फिर वो हमारे साथ है। और आज हम बात करेंगे गट हेल्थ पर। आज के दौर में गट पर बहुत बात हो रही, गट है क्या और गट हेल्थ को इम्प्रूव कैसे किया सकता है और गट हेल्थ को अच्छा रखना क्यों ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे सर के साथ। वेलकम सर। थैंक यू। अगर मैं 10 साल पहले बात करूं तो ऐसी इतना फोकस नहीं हो रहा था, इतना एम्फेसिस नहीं हो रहा था गट हेल्थ पर अब पिछले 8-10 सालों में बहुत ज़्यादा गट हेल्थ पर जोर दिया जा रहा है। सबसे पहले तो ये गट हेल्थ है क्या, जिसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और ये कहा जाता है कि हमारा सेकंड दिमाग है, ब्रेन है। सो गट हेल्थ बेसिकली हेल्थ है हमारी इंटेस्टाइन्स की। सो हमारी इंटेस्टाइन्स जो हैं वो अकेला पाचन नहीं करती, पर हमारी इंटेस्टाइन्स के कई और फंक्शंस हैं। जैसे आप बड़े सरप्राइज होंगे कि हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ हमारे मूड को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी स्लीप को और कई ऐसे फैक्टर्स को रेगुलेट करती है। यानी अगर हमें नींद नहीं आ रही है या हमारा मूड कभी ख़राब हो रहा है कभी अच्छा, तो उसमें गट हेल्थ काम करती है। गट हेल्थ का रोल हो सकता है, ये नहीं कि एक्सक्लूसिवली गट हेल्थ काम करती है, पर गट हेल्थ का रोल हो सकता है। सो गट हेल्थ ऑल्दो इसकी हाइप 10 साल में हमने थोड़ी ज़्यादा देखी है, बट जे आप हिस्टोरिकली जाइए तो आयुर्वेद सारा कुछ वो इसके ऊपर बेसिकली बेस्ड है कि आपके कितनी वात है, कितनी आप में पित्त है। तो हमारे ऋषि मुनियों को भी ये बात का पता था कि हमारी इंटेस्टाइन का क्लीन रहना बहुत अच्छा है। लास्ट 10 साल में डेफिनेटली जैसे रिसर्च हो रही है और पता लग रहा है और चीज़ों के बारे में, तो हमें गट हेल्थ के बारे में और नॉलेज आ रही है। हमारी जो गट है बेसिकली 3 चीज़ें हमने एक अच्छी गट हेल्थ के लिए देखनी है। सो एक हमारे गट की मोटिलिटी कैसे है, वो इसका मतलब दैट मीन्स कि हमारी गट मूव कैसे करती है, स्लो है, फास्ट है। फास्ट मूव करेगी तो डायरिया होगा, स्लो मूव करेगी तो कॉन्स्टिपेशन होगी। सिमिलरली गट जूसेस कैसी सिक्रिएट करती है, ये एसिड ज़्यादा पैदा करेगी तो हाइपर एसिडिटी हो जाएगी, ये जूसेस ज़्यादा पैदा करेगी तो कई किस्म की दिक्कतें आ जाती हैं, जूसेस कम पैदा करेगी तो डाइजेशन नहीं होगा। और तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके ऊपर फोकस आज के हमारे आई थिंक मैं करना चाहूँगा आज के डिस्कशन में, वो है माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम का मतलब हमारे गट में कैसे बैक्टीरिया और कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं और उनका क्या रोल है हमारी गट हेल्थ में। तो ये माना जाए कि जो बैक्टीरिया हैं उन्हीं का रोल होता है गट हेल्थ में अच्छा या बुरा करने में। उनका बहुत मेजर रोल है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गट की जिस स्पीड पे वो चल रही है, जूसेस, इनका भी अपना रोल है, पर माइक्रोबायोम या
जो बैक्टीरिया हैं इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे कि ये बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया हम कैसे बना सकते हैं गट में, और वो जो जूसेस रिलीज़ होते हैं उनमें से कौन से अच्छे जूसेस होने चाहिए और कैसे उन्हें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ब्रेन के साथ गट का कनेक्शन ज़रूर बताइए। ओके, सो ब्रेन में बेसिकली न्यूरॉन्स हैं या हमारे पास नर्व्स हैं, बिलियंस हैं, करोड़ों में हैं न्यूरॉन्स, और हमारे गट की भी जो मूवमेंट रहती है वो भी नर्व्स के साथ या न्यूरॉन्स के साथ रहती है। न्यूरॉन्स टेक्निकल नेम है नर्व्स का जी। सो हमारी इंटेस्टाइन और हमारी ब्रेन आपस में क्रॉस टॉक करती है, आपस में बातें करती है। बातें नर्व्स के थ्रू भी करती है, बातें ये हमारे जो ये केमिकल्स या जो सिक्रीशंस होती हैं इनके थ्रू भी करती है। आप एक सिंपल एग्जांपल देखिए, जब बच्चा स्ट्रेस्ड होता है, 10th के एग्ज़ाम देने जाता है, फर्स्ट टाइम उसको बोर्ड देना होता है, उसके पेट में वट पड़ते हैं। या जब हमारा सुबह कभी पेट ठीक ना हो तो सबसे पहले हमारे दिमाग पे प्रेशर पड़ता है, आज मैं अच्छा नहीं फील कर रहा। सो ये क्रॉस टॉक के कारण आपस में बातचीत जो होती है, ये एक गट ब्रेन का एक्सिस है। आपने इससे पहले पूछा अबाउट माइक्रोबायोम। सो हमारे जो माइक्रोबायोम है ये गुड बैक्टीरिया हैं, ये बैड बैक्टीरिया हैं, और इनका एक बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस हमारे बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं तो उसको हम डिसबायोसिस कहते हैं, यानी हमारा बायोम बिगड़ गया जी। और कैसे बैक्टीरिया आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जिससे बैक्टीरिया हमारे पेट में स्टार्ट होते हैं वो है मदर्स मिल्क। सो जो बच्चे ब्रेस्ट फेड होते हैं उनका बायोम एक बहुत अच्छा बायोम होता है, और जो बच्चों को टॉप फीड दी जाती है उनका बायोम वीकर रहता है। और चीज़ें जैसे एंटीबायोटिक्स हैं वो हमारे बायोम को बिगाड़ती हैं। ओवर सैनिटाइजेशन हमारे बायोम को बिगाड़ता है। कई जंक फूड्स वगैरह जैसे आजकल बच्चे खाते हैं वो बिगाड़ते हैं। अल्कोहल स्मोकिंग बिगाड़ते हैं। सो मल्टीपल चीज़ें हैं जिनसे हमारा बायोम बिगड़ जाता है। पर मिनटों में डॉक्टर्स कई बार प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या ओवर द काउंटर लोग थोड़ा सा बुखार हुआ और एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो यानी कि एंटीबायोटिक्स आपको बड़ी सोच समझ कर लेने हैं। हाँ, मैं अग्री नहीं करूँगा आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट में कि डॉक्टर्स मिनटों में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर देते हैं। सब ऐसे नहीं है। डेफिनेटली कुछ डॉक्टर्स करते होंगे, बट पेशेंट एक तो जब डॉक्टर के पास जाता है वो 3-4 दिन से सफ़र कर रहा होता है, और डॉक्टर को कोई एविडेंस मिलता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब डॉक्टर डिसाइड करता है कि इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। तो सबको एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। हमारा टेक होम मैसेज आज ये रहना चाहिए कि खुद से लेके एंटीबायोटिक कभी भी मत खाएं, ओवर द काउंटर कभी मत खाएं, केमिस्ट से लेके कभी मत खाएं। 70-80% इन्फेक्शन जो हैं वो बैक्टीरियल नहीं होती, और एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस के लिए नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि एंटीबायोटिक्स अगर आप कोई ले रहा है तो उसे डॉक्टर से भी पूछना चाहिए कि क्या मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक्स कोई काम नहीं करती, उनका कोई रोल नहीं। तो आप जब कई बार केमिस्ट के पास जाते हैं, केमिस्ट कह देते हैं कि आप एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, तो बिल्कुल नहीं करना। आइडियली तो देखो केमिस्ट का काम है डिस्पेंस करना, दवा देना जो डॉक्टर ने लिखी है। हमारा कल्चर ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा है। बाहरली कंट्रीज में आप देखिए केमिस्ट आपको दवा दे ही नहीं सकते। जब तक आप प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तब तक दवा नहीं दे सकते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं गई और उन्होंने कहा कि एंटीबायोटिक्स ले लीजिए, यहाँ कॉमन है। तो ये हम सबको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपने एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लेने। एंटीबायोटिक्स कैसे नुकसान पहुंचाते गुड बैक्टीरियाज को वो भी बता दीजिए। सो एंटीबायोटिक्स ने अंदर आपकी बैक्टीरियल पॉपुलेशन ख़त्म कर देनी है। एंटीबायोटिक को नहीं पता कि मैंने गुड मारना है बैड मारना है, उसने सब कुछ मार देना है, और फिर आपकी गट में ज़ीरो से फिर बैक्टीरिया बनने शुरू होंगे। इसीलिए एंटीबायोटिक्स के बाद बड़े लोगों को डायरिया हो जाता है। इसीलिए एंटीबायोटिक्स के साथ डॉक्टर्स हमेशा आपको कोई प्रोबायोटिक देते हैं, कहते हैं स्पोरोलैक खा लो, ये खा लो, वो खा लो, एंटेरोजर्मिना पी लो, क्योंकि ये सारे गुड बैक्टीरिया का कल्चर्स हम साथ साथ अंदर रिप्लेनिश करते रहते हैं।
मोर ओवर एंटीबायोटिक से हम रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं कम्युनिटी में, और इसीलिए सुपर बग्स पैदा हो रहे हैं। सो ये एक ब्रॉडर सेपरेट कॉन्सेप्ट है और इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट हमें अपनी बॉडी भी और हमें अपनी कम्युनिटी की भी माइंड में ये रख के चलना है कि एंटीबायोटिक अननेसेसरी यूजेज नहीं करनी है। और एंटीबायोटिक्स पर हमने डॉक्टर संदीप छटवाल जी के साथ ही एक अलग से वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप उसे भी देख सकते हैं। अब ये कहा जाता है कि इंडियंस का गट अच्छा है, ऐसा है? इंडियंस जेनेटिकली जो आप देखें, बड़ी स्टडीज़ हुई हैं कि हमारे जो बैक्टीरिया पॉपुलेशन हैं जो हमारे गट में ग्रो करती हैं, एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़, हम जेनेटिकली एक अच्छी बायोम के साथ रहते हैं। और उसके कई कारण हैं कि इंडिया में हमारी प्रिडोमिनेंटली वेजिटेरियन डाइट है, हम प्रिडोमिनेंटली प्लांट बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, लेग्यूम बेस्ड डाइट खाते हैं, और हमारी इनटेक नॉन वेजिटेरियन डाइट की या जंक फूड की ट्रेडिशनली कम रही है। सेकेंडली, इंडियंस का एक बड़ा अच्छा आप ये कह लीजिए हैबिट है, कल्चरल हैबिट है कि हमें छोटे होते ही हमारे पेरेंट्स टॉयलेट ट्रेन करते हैं कि सुबह आपने सबसे पहले फ्रेश होना है और उसके बाद आपने अपने काम शुरू करने हैं। ये अच्छी आदत है। ये अच्छी आदत है, अनलाइक कई वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें इस पर इतनी एम्फेसिस नहीं दी जाती, तो उसको कॉल ऑफ नेचर कहते हैं। वो सुबह भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो ये हमारी गट को रेगुलरली क्लीन रखता है। सो ट्रेडिशनली हम एक एडवांटेज पे हैं। पर अब क्या खतरे में है? अब खतरे में ये है और कि वो क्यों है? हाँ, सो सबसे इम्पॉर्टेंट, आज की जनरेशन प्रॉपर लिक्विड कंज्यूम नहीं कर रही, सो वो रिलेटिवली अपनी गट को डिहाइड्रेट रखते हैं। हमें 8 से 10 ग्लास लिक्विड, हाँ, पानी ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। सेकेंडली, हमारी डाइट प्लांट बेस्ड डाइट से मूव कर रही है टूवर्ड्स जंक बेस्ड डाइट या नॉन वेजिटेरियन डाइट प्रिडोमिनेंटली, जिसमें कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स बहुत कम हो रही हैं और सैलड्स बंद हो रहे हैं, फ्रूट्स बंद हो रहे हैं। सो बच्चे सिर्फ खाना क्या चाहते हैं, राजमा, चने, पनीर, या वो खाना चाहते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं। सो इससे हमारा एक बायोम अपसेट होना शुरू हो जाता है। थर्डली, आजकल स्ट्रेस, ये नहीं कि स्ट्रेस पहले नहीं था, पर हमें स्ट्रेस मैनेज करना आई थिंक बेटर आता था। जैसे डिजिटल वर्ल्ड आ गया, पीयर प्रेशर आ गया, तो स्ट्रेसर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। एंड फोर्थली, लैक ऑफ एक्सरसाइज। मेजॉरिटी लोग जो हैं जिनके पास अब कन्वीनियंस है, कार्स है, बच्चे बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है। हम छोटे होते हुए खेलते थे, साइकिलों पे स्कूल जाते थे, हमारी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती थी। पर आज का बच्चा, एवरेज बच्चा, इतनी एक्सरसाइज नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं हमारे बायोम को, और इससे हम अब डिसएडवांटेज में आ रहे हैं। इनफैक्ट एक 2023 में स्टडी हुई थी जिसमें पॉपुलेशन में स्टडी किया और इन्होंने इंसिडेंस देखा कि 7 आउट ऑफ 10 पीपल्स, 10 में से 7 लोग हैं जिनको पेट की कोई ना कोई कंप्लेंट कभी ना कभी रहती है। बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, आपने डाइट की बात कही कि वेजिटेरियन डाइट पहले ज़्यादा थी और अब जंक, तो मैं मानती हूँ नॉनवेज और वेज डाइट का भी क्या गट हेल्थ पर डिफरेंट असर होता है? हाँ जी। सो प्लांट्स के अंदर कई अनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमें एक अच्छी गट मूवमेंट के लिए या क्लीनिंग के लिए चाहिए होते हैं। मोरओवर जो हमारे बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया, इनका खाना जिसको हम प्रीबायोटिक कहते हैं, वो सारा इन प्लांट बेस्ड फूड से आता है। सो इन केस हम अपनी कंजम्पशन इन फूड्स की कम कर देते हैं तो हमारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन सफ़र करती है। ओके, तो अब गट हेल्थ इम्प्रूव कैसे करें? गट हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सॉरी, उससे पहले एक सवाल ज़रूर मेरे जहन में आ रहा है, मैं आपको रोक रही हूँ। गट हेल्थ ख़राब है, ये पता कैसे चलता है? सो पता ऐसे चलता है कि
बावल्स टाइम पे नहीं आते, पेट में ब्लोटिंग रहती है, पेट में दर्द रह सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, मूड डिस्टर्बेंसेस, चिड़चिड़ापन रह सकता है, हमें स्लीप में डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं। सो आपकी बॉडी आपकी सबसे बड़ी डॉक्टर है। वो सबसे पहले आपको सिग्नल देती है कि भाई मैं यहाँ पर ठीक नहीं हूँ, मेरा सिर दुख रहा है या मेरा पेट दुख रहा है या मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। हमें उस सिग्नल को सबसे पहले पकड़ना आना चाहिए और उसके ऊपर अमल करना आना चाहिए। तो हमें ये सिम्टम्स देखने की ज़रूरत है कि हो सकता है गट हेल्थ हमारी ठीक नहीं है। अब इम्प्रूव कैसे? कोई भी घर में बैठ के ये वीडियो देख रहा है, क्या घर में बैठ के गट हेल्थ इम्प्रूव की जा सकती है? हाँ जी, बिल्कुल की जा सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है हम अपने आप को हाइड्रेटेड अच्छा रखें, हम एक अच्छी बैलेंस्ड डाइट खाएं, एटलीस्ट 5 सर्विंग्स फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, सैलड्स की। सर्विंग का मतलब 5 बोल्स या 5 कटोरियाँ एक दिन में कंज्यूम करें। मतलब एक वक्त पे आप 1 कटोरी फ्रूट खा सकते हैं, दूसरे वक्त पे आप सैलड खा सकते हैं, फिर इसको 3 बार और लेना है दिन भर में, ऐसा है? बड़ा एक सिंपल तरीका है जी। देखो, आप अपने लंच और डिनर में एक एक बोल सैलड खाइए, जो भी मौसमी सैलड, आप गाजर खा लीजिए, मूली खा लीजिए, खीरा खा लीजिए, ककड़ी खा लीजिए, टमाटर खा लीजिए, अनियन खा लीजिए। वो तो आपका एज एन एडिशनल, हम सब सैलड खाते हैं थोड़ा सा अपनी डाइट में जी। 2 टाइम आपने दिन में फ्रूट खाना है। तो एक बार आप मिड मॉर्निंग खा लीजिए, एक बार आप लेट आफ्टरनून खा लीजिए, खाने के साथ नहीं खाना, थोड़ा सा स्पेस करके। और एक बार आपने सब्जी खानी है। सब्जियों में मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि आलू, अरबी, ये चीज़ों को मैं सब्जी नहीं मानता। जिसमें फाइबर हो वो सब्जी एक रोज़ का। वो भी बताइए कौन सी सब्जियां जिसमें अच्छा जो रिच फाइबर है? रिच फाइबर वाली सब्जियों में आ जाती हैं आपकी गोभी, ब्रोकली, भिंडी, बैंगन, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी आ जाती हैं। सर्दियों का मौसम है तो पालक, मेथी, सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीन्स, सर्दियों की सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। मेथी, साग हो गया। सो ये तो एक बड़ा आसान है। आप घर की अपने गट हेल्थ को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बस नोइंगली, माइंडफुली आपको ये चीज़ें ऐड करनी है। अब इनमें स्पेसिफिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 चीज़ें होती हैं। एक होती हैं प्रीबायोटिक्स, एक होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक क्या है? ये फूड है अच्छे बैक्टीरिया का, उनका खाना है। हम ये चाहते हैं कि हमारी गट में अच्छे बैक्टीरिया बढ़े, तो हमने उनको खाना देना पड़ेगा। और ये खाना कहाँ से आता है? सिंपल, प्याज, लहसुन, हल्दी, अलसी, एप्पल, शकरकंदी, ये हाई सोर्सेज हैं। राजमा, चने, ये हाई सोर्सेज हैं फॉर प्रीबायोटिक मील्स। और ये हमारी रूटीन डाइट में है। हमने सिर्फ ख्याल ये रखना है कि दिन में इसकी 1, 2, 3 चीज़ों की कंजम्पशन ज़रूर होनी चाहिए। और प्रोबायोटिक हैं अच्छे बैक्टीरिया जिनका हमें कल्चर बार बार अपने बॉडी में रिप्लेनिश करना है। अच्छी बात यह है कि हम इंडियंस एक मिल्क लविंग कम्युनिटी हैं और हम मेजॉरिटी घरों में एक टाइम पे दही या लस्सी या कोई ऐसे कंजम्पशन रहती है, छाछ की कंजम्पशन रहती है। तो दही सबसे एक कॉमन बढ़िया प्रोबायोटिक है। और बाकी फर्मेंटेड फूड्स जैसे डोसा, इडली, ये भी फर्मेंटेड फूड्स में भी बहुत प्रोबायोटिक्स होते हैं। सो यदि हम इनको एम्फेसिस दें तो हमें और एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमें चीज़ें आजकल काउंटर्स में मिलती हैं, वो कोई कहता है कम्बूचा टी पी लो, कोई कहता है केफिर खा लो, हाँ जी, किमची खा लो, इनकी ज़रूरत ही नहीं है जब आप एक बेसिक घर का खाना थोड़ा रिफाइन कर लें। कांजी भी, हाँ जी, वो भी उसमें फुल ऑफ प्रोबायोटिक। तो आजकल तो विंटर का मौसम है, आराम से कांजी बनाई जा सकती है काली गाजर की या चुकंदर और लाल गाजर बिल्कुल बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। बहुत सारी रेसिपीज यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो वो मुझे लगता है पीनी चाहिए। अच्छा, कभी गट हेल्थ इतनी खराब, ये तो हुआ कि हमने ध्यान रखना है, हमारी गट हेल्थ ऐसे इम्प्रूव हो सकती है। कभी ऐसा होता है कि गट हेल्थ इतनी ख़राब होगी कि आपको कंसल्ट करना पड़े डॉक्टर के पास जाकर और उसके बाद ट्रीटमेंट कराना पड़े?
हाँ जी बिल्कुल। गट एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया, गट ब्रेन एक्सिस में सबसे पहले जब गट खराब होगी ना तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आपके पास कौन सी शिकायतें लेकर आते हैं? आपको लगता है इनका गट बहुत ज़्यादा खराब है और अब इनको ट्रीटमेंट देना है, और क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है? गट हेल्थ में जो आप देखें तो 4 इम्पॉर्टेंट, हम जो ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 4 इम्पॉर्टेंट फंक्शनल डिजीज़ हैं। फंक्शनल डिजीज़ मींस जो बीमारियों का कोई ऑर्गेनिक या कोई अंडरलाइंग स्पेसिफिक कारण नहीं है। स्पेसिफिक कारण मींस कि गट के अंदर लोगों को अल्सर भी हो सकते हैं, बैक्टीरियल अल्सर भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी बीमारियां भी हो सकती हैं, कोलाइटिस भी हो सकता है। तो वो उसको नहीं मैं टच कर रहा। मैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनमें कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, डायरिया आ जाता है, एसिडिटी या रिफ्लक्स आ जाता है, या जिसको हम चौथी बीमारी जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बावल्स आ जाते हैं। दैट इज इरिटेबल बावल्स एक बीमारी है IBS जिस IBS कहते हैं उसको, सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इस पे हम अलग से ज़रूर एक बार आपसे बात करेंगे। बिल्कुल करेंगे। गट हेल्थ में पेशेंट्स मोस्ट जो जिनको फंक्शनल डिजीज़ हैं वो इन बीमारियों के साथ आते हैं। यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया रहता है, कुछ भी खाया और टॉयलेट जाना पड़ गया, या बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन, उनको ज़रूर एक बार कंसल्ट करना। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज अच्छा, फंक्शनल इग्नोर डिजीज़, किया तो क्या होगा? हाँ, फंक्शनल डिजीज़ लेबल करने के लिए आपको सारी रेगुलर जो रूटीन ऑर्गेनिक बीमारियां या जो अंडरलाइंग बीमारियां उनको पहले रूल आउट करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिपेशन, सब कॉन्स्टिपेशन फंक्शनल या एक बैड गट हेल्थ के कारण नहीं होती। कॉन्स्टिपेशन के और भी कारण होते हैं, कैंसर से लेके एक बैड गट की मोटिलिटी तक बहुत कुछ हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जो लोग बहुत एक क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं बट डॉक्टर्स के पास बहुत लेट पहुंचते हैं, तो वो एक राइट अप्रोच नहीं है। यदि आपके इंटेस्टाइन आपको रेगुलरली तंग कर रहा है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए और ये रूल आउट करा लीजिए कि अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं कोई है, और बीमारी बड़ी तो नहीं है। जी। जब ये सारी बीमारियां रूल आउट हो जाती हैं तो उनको हम फंक्शनल बीमारियां कहते हैं, जो कि एक पुअर गट हेल्थ के कारण सोची जा सकती है। फिर उसका इलाज आप कैसे करते हैं? उसके इलाज में मल्टी प्रोंग्ड अटैक करना पड़ता है। सबसे पहले तो आई थिंक अप्रोच के अंदर लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करना है पेशेंट के, कि उसकी क्या ईटिंग हैबिट्स हैं, क्या उसकी स्ट्रेस लेवल्स हैं, कितना वो एक्सरसाइज करते हैं, ये सारा अंडरस्टैंड करके लिए उसके एक लाइफस्टाइल का एक प्लान बनाना पड़ता है। एंड देन डिपेंडिंग कि उसको कॉन्स्टिपेशन है, उसको डायरिया है, क्या है उसके अकॉर्डिंगली उसकी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ता है। राइट। और थर्डली फिर उसको एक रेगुलर रूटीन में, लाइफस्टाइल में, जैसे मैंने पहले भी बोला आपको कि एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट, योगा, मेडिटेशन, रेगुलर एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं एंड उससे एक रिलैक्सेशन आ जाती है। एंड देन इन केस ये मेजर्स फेल करते हैं, फिर हमारे पास मेडिकल थेरेपीज़ हैं जिसमें हम फिर पेशेंट को हेल्प करते हैं। तो एनी ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स टू इम्प्रूव गट हेल्थ? ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स में बड़ा कुछ हो रहा है जी। जैसे कोरिया के अंदर सैर करने के लिए एक ट्रेंड बना है जिसको कहते हैं कोरियन माइक्रोबायोम वॉकिंग। ओके। कि हम सारे इकट्ठे सैर करेंगे, उससे हमारा माइक्रोबायोम ऐसा होता है? बेटर हो जाएगा। नहीं, मोटिवेशन करने का तरीका है। ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स में लोग प्लांट बेस्ड डाइट्स पे जा रहे हैं, लोग ग्लूटेन छोड़ रहे हैं। ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स में लोग ये जो हमने पहले बात की कंबूचा एंड किमची, ये चीज़ें खा रहे हैं। ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स में लोग ग्रीक योगर्ट्स, प्रोबायोटिक्स, ये चीज़ें। मुझे इस पे ज़रूर बात करनी है क्योंकि मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। ग्रीक योगर्ट का इतना प्रचार हो रहा है, लोग ग्रीक योगर्ट, अब मैं सोचती हूँ बाज़ार से जाके अगर मैं ग्रीक योगर्ट खरीदूँगी उससे बेटर मैं घर पर दही जमा रही हूँ।
तो ग्रीक योगर्ट बेटर है या घर पर जो आप दही जमाते हैं वो? ग्रीक योगर्ट क्या है, आप एक मसलिन क्लॉथ मलमल के कपड़े में दही को टांग दो, उसका नीचे से पानी निकल जाता है, वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ऊपर। हंकर्ड गाढ़ी दही ग्रीक योगर्ट ग्रीक है। योगर्ट। तो आपने घर पे बनाना है या आपने 100 रुपए दे के खरीदना है, वो आपका टाइम बस वो दही का पानी निकाल दिया गया, तो क्या दही का पानी निकालना ठीक है या जैसी दही जम रही है वैसे ही खाना ठीक है? बोथ फेज ओके है। जब आप उसका पानी निकाल के हंग योगर्ट खाते हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड दही, कॉन्सेंट्रेटेड प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं। तो उनके आप जो 100 ग्राम दही खा रहे हैं, 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट खा रहे हैं, तो 100 ग्राम ग्रीक योगर्ट बनेगा 200, 250, 300 ग्राम दही से। तो कंसंट्रेशन बस सिर्फ फर्क है और कुछ नहीं है। तो वो घर पर ही किया जा घर सकता पे है। आप करना चाहिए। हंकर्ड करके हंकर्ड ना भी कीजिए, आप दही थोड़ा ज़्यादा खा लीजिए। दही ज़्यादा खा लीजिए, ये भी ठीक है। गुड आइडिया, इजी है। इजी है। इजी। जाते जाते कुछ और चीज़ें आप गट हेल्थ से रिलेटेड, और जो आपने कहा ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स, मैं उस पर एक बार फिर आऊँगी। वो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट्स क्या सही हैं? उनमें कुछ इकट्ठे वॉक करना अच्छी बात है। देखो, ये तो मोटिवेशन की बात है। आप अकेले वॉक कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों के घर पे ऑल्टरनेटिव्स हैं। बट ट्रेंडिंग में ये है ना कि आजकल सोशल मीडिया है, लोग एक दूसरे को देख के पीयर प्रेशर में एक दूसरे को एप करते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि भाई मैं एक माइक्रोबायोम वॉकिंग क्लास का पार्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो जो किसी को सूट करता है, बॉटम लाइन ये है कि आपने खाना हेल्दी है, आपने माइंड को रिलैक्स रखना है, आपने सोना प्रॉपर है, और आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन।